गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की कि कौन-कौन से आर्टिकल, न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, द हिंदू में आए हुए हैं और उनका इम्पोर्टेंस है खास तौर पे यूपीएससी के लिए या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, उन पर चर्चा करते हैं। तो उनमें भी 2 तरह के आर्टिकल होते हैं। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ होते हैं मेंस ओरिएंटेड होते हैं, कुछ दोनों में आ सकते हैं। तो इस तरह से कई टाइप के आर्टिकल होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज कौन-कौन से आर्टिकल कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस से, पीआईबी से, द हिंदू से, ये आर्टिकल यहाँ पे आज लिए गए। हिंदुस्तान टाइम्स से भी 4 न्यूज़पेपर से आज आर्टिकल लिए गए हैं। और ये पीडीएफ अगर आप चाहें तो घटना सूत्र टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देखें, लाइक करें और दूसरों से शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक दूसरे लोगों तक रीच नहीं होती है। और आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कौन-कौन से मेंस के आज आर्टिकल हैं जिन पे हम देखने वाले हैं। तो एर्दोगन की नौ उस्मानी नीति, तो उस्मान साम्राज्य के बारे में, ऑटोमन एम्पायर क्या था और वो क्या उसकी पॉलिसी थी जो यहाँ पे एर्दोगन अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और क्या नज़रिया है एर्दोगन का एशिया को लेके, खास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड को लेके, उसको थोड़ा-सा देखेंगे। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, 146 करोड़ पहुँच चुकी है, 146 करोड़ यूएनएफपीए का आंकड़ा है। तो पॉपुलेशन का जो इशू है, अगर आप देखें सोशल इशू, जीएस पेपर 2 का जो पार्ट है सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे, उसमें जो पॉपुलेशन इश्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एक यूनिट हो जाता है। इसमें मेंस के क्वेश्चंस बनने ही बनने होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे इसको देखेंगे और उसका आंसर किस तरह से लिखा जा सकता है, किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, क्या क्या फैक्ट्स डाले जा सकते हैं, वो सब देखेंगे। चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल है, उसको देखें। हालांकि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, मेंस में भी अगर कहें तो कहीं ना कहीं आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है खासतौर पे, तो लेकिन देखते हैं इसे। फिर प्रीलिम्स के आर्टिकल हैं, तो सबसे पहले मेंस के आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रीलिम्स के आर्टिकल कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के आर्टिकल में जो पहला आर्टिकल बात कर रहा है किसके बारे में, अदोरगन के बारे में, या दुर्गन की जो पॉलिसी उसको लेके। तो अगर हम बात करें सबसे पहले थोड़ा नज़र डालें कि आखिर ये है क्या, तो अगर आप देखेंगे, मैप उठा के देखेंगे, तो मैप में आप टर्की का इस तरह से कुछ आप मैप यहाँ पे पाएँगे। फिर नीचे आप पाएँगे सीरिया वगैरह पाएँगे, है ना? इधर ईरान भी जुड़ा हुआ है। इधर आप पाएँगे कि ये भूमध्य सागर है। और ये यूरोप से बेसिकली यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यूरोप का बीमार, या अगर यूरोप का मतलब कहें तो एक्सटेंडेड पार्ट ही है टर्की, यूरोप। तो ऑटोमन जो है, ऑटोमन एम्पायर ही पहले हुआ करता था। ये इस्लामी कहीं न कहीं एम्पायर हुआ करता था, जिसको एस्टेब्लिश किसने किया था? उस्मान ने। उस्मान 1 अपने अरतुरुल गाज़ी का नाम सुना होगा, तो उनके बेसिकली डायनेस्टी के लिए थे। बाद में उस्मान हुए। उस्मान ने क्या किया यहाँ पर, 1299 के आसपास, 12 99 के आसपास इन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया। और जब इन्होंने इस एरिया पे कब्ज़ा किया, और फिर उसके बाद ये जो इनका रूल है, लगभग इनके डायनेस्टी का रूल 600 वर्षों तक चला। और अगर आप देखेंगे 1299 से, आप देखोगे 1299 से 1924 तक चला। फिर 1924 के बाद जब वर्ल्ड वार खत्म होता है, उसके बाद आप देखेंगे इसका पतन हो जाता है। ये जो तुर्की एम्पायर, इसका पतन होता है, डिक्लाइन होता है और अलग-अलग राज्य में ये तुर्की जो है बँट जाता है। और तब तक अगर आप देखो कि इस दौरान ये पूरे एशिया में भी फैला था, क्योंकि ऐसी लोकेशन इसकी आप देखेंगे, इसके अलावा यूरोप में भी फैला था और अफ्रीका में भी फैला था। अफ्रीका का जो इजिप्ट वगैरह मिस्र वाला एरिया है, फिर यूरोप के बहुत सारे रीजन में, एशिया में अगर आप देखें सीरिया है, अजरबैजान है, इसके अलावा जो आप इजराइल का एरिया देखते हैं, तो ये पूरे एरिया में क्या जो तुर्की एम्पायर, उसका शासन हुआ करता था। और उनकी जो कैपिटल बुरसा हुआ करती थी, या बाद में इस्तांबुल भी इन्होंने इसको बदल दिया, जो वर्तमान में भी तुर्की में है। और ये उस सुन्नी रिलीजन को मानते थे। इस्लाम में शिया सुन्नी 2 टाइप होते हैं, तो उसमें सुन्नी को ये मानते थे। और उसमें अलग-अलग टाइप के रूलर्स हुए, अलग-अलग चीज़ें हुई, अलग-अलग कुछ घटनाएँ हुई। जैसे अगर आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया, जो अपना विस्तार है, एक्सपेंशन है, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इराक, इजिप्ट, ग्रीस, बुल्गारिया, सीरिया, इज़राइल, अल्जीरिया और वेरियस जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी इन्होंने किया। बाद में आप देखोगे 1914-1918 के आस-पास में जो उस्मान एम्पायर है, वो डिक्लाइन हो जाता है। और 1924 में जैसे ही खत्म होता है, तो तुर्की रिपब्लिक की स्थापना होती है, तुर्की गणराज्य की स्थापना होती है, और पूरी तरह से, एक तरह से आधुनिक जो तुर्की है, जो नव तुर्की की का उदय होता है, और किसके नेतृत्व में? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अब ये कौन थे? इन्होंने बेसिकली करा था, वेस्टर्न एजुकेशन है, अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, इन्होंने बेसिकली डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू किया, खलीफा का शासन खत्म हुआ, इसके अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन उसको लागू किया। तो एक तरह से जो तुर्की आज की डेट में जो मॉडर्न तुर्की है, उसको लेके इन्होंने काफ़ी काम किया, और तुर्की को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा इनका योगदान माना जाता है। अब अगर हम बात करें वर्तमान में क्या हो रहा है, तो वर्तमान में देखेंगे एर्दोगन जो राष्ट्रपति हैं,
रेचेप तैयप एर्दोगन, जिन्होंने अभी तुर्की का नाम तुर्की भी कर दिया है, उन्होंने एक ऐसी विदेशी नीति अपनाई है जिसमें वो क्या करते हैं, इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसका लीडर बनने का प्रयास वहाँ पे करते हैं। कहीं न कहीं जो उस्मान था वो भी एक इस्लामिक लीडर था, और उसकी जो पॉलिसी थी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की, वही ये फॉलो करने का प्रयास करते हैं, और उसी को न्यू ऑटोमनिज़्म कहा गया। क्या कहा जा रहा है? न्यू ऑटोमनिज़्म कहा जाता है। अगर हम बात करें न्यू ऑटोनिज़्म की, तो ये पैन इस्लाम को तो कंट्रोल करता ही है, पैन इस्लामिक जो इस्लामिज़्म को, साथ ही स्ट्रैटेजिक रियलिज़्म। अब इसमें 2 चीज़ें और यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। इनमें एक तो जो उस्मान एम्पायर था, तो जो उस्मान थे, उनकी जो पॉलिसी थी, उसके अलावा हसन अल बन्ना, हसन अनबल्ला और सैयद कुतुब के इस आर्टिकल में आपको ज़िक्र मिलेगा। सैयद कुतुब, इन दोनों के जो विचार हैं, इनको भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, खास तौर पे जो उनकी पार्टी है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो सेकुलरिज़्म, उसके मुकाबले जो इस्लामिक रूलर है, उसका जो अप्रोच है उसको यहाँ पे बढ़ावा देती है। इसकी इसकी वजह से अगर आप देखेंगे, इनकी जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ होती हैं, कतर को लेके हो, पाकिस्तान को लेके हो, अज़रबैजान को लेके हो, ज़्यादा मजबूत दिखाई देती हैं। सीरिया और लीबिया में भी संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप करना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम अपनाना, जो कहीं न कहीं जो पुरानी जो नीति है उस्मान एम्पायर की या उस्मान की, उसको यहाँ पे फ़ॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। अब हालाँकि ये प्रैग्मैटिक फ्लेक्सिबिलिटी को भी फ़ॉलो करते हैं, मतलब व्यावहारिक लचीलापन। जहाँ पे इनको पता है कि यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे अच्छे संबंध बनाने का भी प्रयास करते हैं। जैसे इज़राइल हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, या पूर्व में जो शत्रुओं से, जो इनके शत्रु थे, उनसे इन्होंने अच्छे संबंध बनाए हैं, सीधा-सा संबंध बनाया है, जिससे डायरेक्ट इनका जो संघर्ष है, वह इनका ना हो। तो ये तो बात हो गई इनकी, इनके संबंध में ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? तो बेसिकली ये एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा थॉट है ये एर्दोगन का, जो उस्मानी जो एम्पायर था, उसकी विरासत को, उसकी जो लेगेसी है, उसको फिर से जागृत करने का यहाँ पे वो प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो तुर्की है, उसको मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर बनाया जा सके, ये उनका बेसिकली यहाँ पे प्रयास है। ये हमने थोड़ा-सा जाना। अब हसन अल बन्ना, जो जिसके बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा बात हो रही थी, वो बताते हैं कि इस्लाम केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से लाइफ़स्टाइल है, पूरी एक जीवन शैली है, और इस्लामी जो शासन प्रणाली थी, जो गवर्नेंस सिस्टम था, शरीयत था, उसको समाज में अपनाने की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जो इस्लामी जागरूकता थी, जो यूथ थे उनको ऑर्गेनाइज़ करना, इस्लामिक रेनेसा को बढ़ावा देना, तो हसन बन्ना की जो पॉलिसी थी, फिर सेम वैसी सैयद कुतुब की जो पॉलिसी थी, मुस्लिम ब्रदरहुड को एक करना, तो इनकी जो पॉलिसी थी, उस्मान एम्पायर, तीनों को मिला के यहाँ पे एर्दोगन यहाँ पे फॉलो करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऐसा आर्टिकल था, बहुत मेंस में तो हमारे नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या आखिर चल रहा है, जिससे थोड़ा-सा आपको जो न्यूज़ वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी इसको समझने में, कि आखिर क्यों तुर्की ऐसा कर रहा है, क्या पॉलिसी है तुर्की की, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे किसके बारे में? जनसंख्या संबंधी जो मामले हैं। तो अभी देखिए, गिव मी अ सेकंड। अभी जो संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या कोष है, अगर आप देखें, यूएनएफपीए, इसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भारत की जो जनसंख्या कितनी हो गई, 146.39 करोड़ हो चुकी है। रिपोर्ट में जो जनसंख्या बढ़ी, उसको उन्होंने एनालिसिस किया, और उन्होंने बताया कि जो बर्थ रेट, जो बेसिकली फर्टिलिटी रेट है, उसमें गिरावट आई है, और आने वाले समय में भारत टॉप पे पहुंच सकता है, फर्स्ट रैंक पे है ही, आने वाले समय में और इसकी जनसंख्या बढ़ सकती है। और इन्होंने कहा कि जो फर्टिलिटी रेट है, टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 1.9 हो गया है। आगे जो फर्टिलिटी रेट और कम होने की संभावना है, जिससे जनसंख्या कम भी होगी आगे चल के। तो देखिए, जो अगर आप देखें, तो कहते हैं, जो प्रतिस्थापन जो दर होती है, क्या होती है? रिप्लेसमेंट जो रेट होती है, वो कितनी होती है? 2.1 होती है। अर्थात अगर इतनी जनसंख्या है, 2.1 के हिसाब से फर्टिलिटी रेट है, तो किसी देश की, किसी राज्य की जो जनसंख्या है, वो स्थायी रहेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसको भी कम करके यहाँ पर 1.9 के आसपास आ गया है। और ऐसा इन्हीं का नहीं मानना है, एनएफएसएस का जो सर्वे हुआ था, एनएफएसएस का जो सर्वे हुआ था, 5 फिफ्थ सर्वे, उसमें भी उसका मानना था कि 1.9 के आसपास जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो अंडर 2 आ चुकी है, जिससे आगे चल के जनसंख्या स्थिर होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे मामला ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर ऐसी जनसंख्या भी अभी के लिए, तो आप देखें लगभग 170 करोड़ तक जनसंख्या जा सकती है भारत की। अब जनगणना जैसे 2021 में होना था, 2027 में प्रस्तावित हो गई, आपको पता है ये जनगणना। अब जनगणना और सेंसस, इन सब में यही फर्क होता है। इसमें क्या होता है कि माइनर लेवल पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, वहीं सेंसस जब होता है तो वहाँ पे एक एक व्यक्ति का डाटा कलेक्ट किया जाता है, पर्सन टू पर्सन देखा जाता है। तो क्लियर जो आंकड़े थे, अगर अब 2027 के आसपास ही आएंगे। लेकिन जो एफ पी ए है, इनका मानना है कि भारत की जो कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन है, 15 से 64 वर्ष की, वो कितने परसेंट है? 64 68% है।
और वो कहीं न कहीं भारत के लिए डेमोक्रेटिक डिविडेंड यहाँ पे साबित हो सकती है। अब इसमें उसमें वो क्लासिफिकेशन में यूएनएफपीए देता है, वो कहता है कि 0 से जो 4 वर्ष के बच्चे हैं, वो 24% के आसपास हैं वर्तमान में। 5 से 9 में अगर आप देखो 17% है। इसके अलावा 10 से 24 26% है। तो भारत में मेनली जो पॉपुलेशन है, यूथ की पॉपुलेशन अभी यहाँ पर है, जिसका हम कहीं न कहीं लाभ उठा सकते हैं, उनको एजुकेशन, स्किल सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा कर। अब अगर हम बात करें, ये टॉपिक तो हुआ कि करंट स्टैटिक हो गया, लेकिन अगर हम बात करें कि ये मुद्दा कैसे बनता है, ये मेंस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसके संबंध में अगर आप देखें, तो आप पाएँगे, एक तो आप इंट्रोडक्शन में तो बता सकते हैं भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और जो कहीं न कहीं भारत के लिए चैलेंज यहाँ पे क्रिएट होते हैं। फिर आप वहाँ पे आएँ की इश्यूज़ पर, मुख्य मुद्दे पर की इश्यूज़ क्या-क्या हैं? एक तो देखिए, उत्तर भारतीय राज्यों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या, नॉर्थ इंडियन स्टेट में यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, जिससे क्या माइग्रेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पलायन देखने को मिल रहा है, माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पलायन के बाद वहाँ पे विवाद, कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्थानीय स्तर पर स्थानीयता बनाम जो स्थानीयता संबंधी जो मुद्दे हैं, लोकलाइज़ेशन के जो मुद्दे होते हैं, ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट में, चाहे महाराष्ट्र में देखें या कहीं और, वो सभी चैलेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या मुद्दा है? अनएम्प्लॉयमेंट 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 या बेरोज़गारी। बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर आप देखें तो रियल में अगर आप देखें तो 13% के आस-पास बेरोज़गारी है। हालाँकि सीएमआई का डाटा कुछ और कहता है 3% 4%, लेकिन अगर आप देखें तो इसकी जो आंकड़े हैं लगभग 13% के आस-पास हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है कि रैपिड अर्बनाइज़ेशन, ये तीव्र शहरीकरण। तो तीव्र शहरीकरण की वजह से अगर आप देखेंगे कि जो व्यवस्थित शहरीकरण होना चाहिए वह नहीं हो पाता है और आप देखेंगे इससे नए-नए रोगों की उत्पत्ति होती है, अपराधों की उत्पत्ति देखने को मिलती है, झुग्गी-झोपड़ियों के विवाद देखने को मिलते हैं। कल ही हमने एक आर्टिकल देखा था, जिसमें बात हुई थी कि 470 जो बस्तियाँ हैं, कालकाजी में थे, उनको हाई कोर्ट ने यहाँ पे हटाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक अगर आप देखें इनका क्लेम साबित नहीं हो जाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे बने रहेंगे या इनका अधिकार हो जाता है। तो अब ये सारे मुद्दे क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि जो जनसंख्या आती है माइग्रेट करके, वो बेतरतीब उसका यहाँ पे आप देखें आवासन उनका होता है, ये समस्या देखने को मिलती है। फिर इससे स्वास्थ्य जनित समस्या भी देखने को मिलती है। जनसंख्या के अनुसार उससे उतने अस्पताल नहीं हैं, उतने डॉक्टर नहीं हैं, संसाधन पर्याप्त है। एजुकेशन में भी वही समस्या देखने को मिलती है। जो नेचुरल रिसोर्स उसमें समस्या देखने को मिलती है, पानी खत्म हो गया, पर्यावरण संबंधी समस्या, प्रदूषण की समस्या। तो ये सारी समस्या आपकी इश्यूज़ यहाँ पे आप देखने को मिल सकती है और आप इसे बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें चैलेंजेज़ हैं, है ना? और उसके बाद अगर बात करें सुझाव क्या किए जा सकते हैं, सजेशंस की बात करें, सुझाव। सुझाव कौन-कौन से यहाँ पे अपनाए जा सकते हैं, उसके संबंध में देखें। पेन बदल लेते हैं सुझाव के लिए। अब सुझाव क्या कि जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी उसको यहाँ पे उसकी आवश्यकता हो गई कि ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जाए जिससे क्या है जो सारी समस्या उसको टैकल किया जा सके, आसानी से उसको स्थायी बना जा सके। साथ ही जन जागरूकता अपनाने की आवश्यकता है। लोकल लेवल पर आप देखें रोजगार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जो जॉब है, जॉब कल्चर खत्म करके जो एंटरप्रेन्योरशिप जो कल्चर है, उद्यमिता का जो कल्चर, उसको यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। छोटे-छोटे जो सूक्ष्म उद्योग हैं, माइक्रो जो उद्योग हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, उनको गाँव या जो सेमी अर्बन सिटीज़ है वहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ सरकार को यहाँ फंड भी देने की आवश्यकता है। कोई ऐसा नया व्यापार खोला जाता है या ऋण में छूट, लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जैसी स्कीम्स वहाँ चलाने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है, जिससे ये सारी समस्या को देखा जा सकता है। हालाँकि सरकार ने पोषण अभियान, मिशन परिवार योजना और न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लाई थी और लगातार प्रयास कर भी रही है, चाहे स्किल इंडिया को लेकर हो, चाहे डिजिटल इंडिया को लेकर हो, स्टार्टअप इंडिया को लेकर हो, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पे तीव्रता से यहाँ पे टैकल करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है। अगला आर्टिकल बात कर रहे हैं भारत के जो चिकन नेक कॉरिडोर उसके बारे में। तो चिकन नेक कॉरिडोर आखिर है क्या? आपने देखा होगा कि भारत का जब आप मैप बनाते हो, तो आप कैसे मैप बनाते हो? चलो मैं मैप बनाता हूँ। आइए मैप बनाते हैं। तो ये भारत का मैप आप बनाते हैं और यहाँ पे ये पतली सी एक पट्टी बनाते हैं, ठीक है? और आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है ना? ये वाला रीजन इसको कहा जाता है चिकन नेक। चिकन नेक मतलब चिकन नेक क्यों कहा जाता है कि जैसे ये मुर्गा होता है, मुर्गे का ये सर होता है और ये बॉडी होती है, तो ये गर्दन होती है जो इसकी बहुत पतली होती है। अब यहाँ पे आपको पता है कौन सा देश है? भूटान है। और यहाँ पे कौन है? नेपाल है। यहाँ पे आपको पता है चीन है। और यहाँ पे कौन सा है? बांग्लादेश। तो यहाँ पे वर्तमान में क्या हुआ कि वर्तमान में जैसे ही जो शेख हसीना की सरकार यहाँ पे गई, तो उसके बाद जो मोहम्मद यूनूस है वो सरकार में आए।
तो वो ये इश्यू को ज़्यादा प्रमोट करने लगे कि भारत के लिए चिकन नेक कॉरिडोर भारत के लिए रिस्क है, अगर यहाँ से भारत का अलग हो जाता है, तो सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, वैसी हो सकती हैं। जबकि इवन आर्टिकल का मानना है कि उनको अपने जो एरियाज़ हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए, उन अपने एरियाज़ उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके अपने एरिया चाइना के कंट्रोल में चले जाते जा रहे हैं। जिस तरह चाइना की जो डेट पॉलिसी में जो बांग्लादेश फँसता जा रहा है, चटगाँव पोर्ट हो या अदर जो पोर्ट्स हैं, उसमें जो चाइना के डोमिनेंस में आ रहे हैं, उनको उस चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का ये मानना था। अब यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर की बात हो ही गई, तो इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो लगभग 22 से 24 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और लगभग 17 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, तो ज़्यादा ये लंबा-चौड़ा नहीं है। तो कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि अगर इसको किसी भी तरह से अलग कर दिया जाए, तो जो नॉर्थ ईस्ट है पूरी तरह से अलग हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, यहाँ पे बोलने की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो ये क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला वेस्ट बंगाल को बिलॉन्ग करता है, वेस्ट बंगाल रीजन कहलाता है। और ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का यहाँ पे प्रयास रहता है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप देखें नेशनल सिक्योरिटी की रीड है, फिर अगर आप देखेंगे जो हमारी ईस्ट एशिया है, अगर आप देखें, ये तो हमने वो देख लिया। इसके अलावा अगर हम देखें, तो ये वाला जो पार्ट हमारा म्यांमार है, म्यांमार, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया, इनसे जो हमारा आगे चल के बीबीआईएन जैसे प्रोजेक्ट है, अलग-अलग जो प्रोजेक्ट है वो हम यहाँ पे चला रहे हैं, जिससे ईस्ट एशिया से हमारी कनेक्टिविटी है, आसियान देशों से कनेक्टिविटी लैंड की बना सके, वो जो हमारा प्रयास है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हालाँकि भारत और भी यहाँ पे प्रयास कर रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे कि क्या कहते हैं कि जो हमारे कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के थ्रू कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि भी इसी बीच जो असम के मुख्यमंत्री हैं बिस्वा हैं, उन्होंने भी ये सजेशन दिया था कि ये जो चिकन कॉरिडोर के आस-पास का जो बांग्लादेश का रीजन है, उसको अगर भारत यहाँ पे कब्ज़ा लेता है, तो जो चिकन कॉरिडोर का जो रिस्क है, वो वहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये सारी बातें अपने-अपने स्टेटमेंट होते हैं, इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा यूपीएससी के रिलेवेंस में नहीं होता है। इंडिया की स्ट्रैटेजी वही है, तो इंडिया क्या कर रहा है, लगातार कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट देखो, एयरपोर्ट के माध्यम से उड़ान योजना को कनेक्टिविटी देखो, है ना? इसके अलावा डिफेंस बहुत सारे एरियाज़ हैं, इतने बड़े-बड़े पुल भारत ने बना रखे, भूपेन हजारिका जैसे पुल भारत ने वहाँ पे बना रखे हैं। कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है कि भारत क्या है कि जो कनेक्टिविटी इंश्योर यहाँ पे कर रहा है, और भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, मिलिट्री पावर कंट्री है, तो इतना आसान नहीं किसी चीज़ को करना। लेकिन हाँ, मुद्दे में था, तो हमने इसको यहाँ पे देख लिया। अगले आर्टिकल पे हम बात करेंगे। अब ये तो हो गए मेंस के आर्टिकल, हमने यहाँ पे सारे देख लिए। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के आर्टिकल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहे हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे पहले लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल देखें तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। उसने जीडीपी का जो अनुपात है इतना बताया, तो विश्व बैंक की वर्किंग के बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। इसके अलावा भारत यूरोप को लेके यहाँ पे नई जो पॉलिसी चल रही है, अब किस तरह से यूरोप का जो इमर्जेंस हो रहा है। पहले आप देखेंगे कि जो 20वीं सदी है ना, 18वीं-19वीं सदी जहाँ पे तक यूरोप का डोमिनेंस हुआ करता था, फिर विश्व युद्ध होता है, यूरोप को लगातार जहाँ पे जनधन की भारी हानि होती है, उसके बाद यूरोप कहीं न कहीं पीछे चला गया और यूएस की इमर्जेंस हो गया ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और यूएस आगे चलता गया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यूएस पे जो डिपेंडेंसी है यूरोप की, वहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा कमी देखने को मिल रही है। जो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, जर्मनी है ना? इसके अलावा जो इटली है, वो अपने आप को मजबूत करने की यहाँ पे प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। तो भारत यहाँ पे देख रहा है कि जिस तरह से जो यूएस की अनसर्टेन जो पॉलिसी है, उसकी जगह यूरोप से हमारे संबंध उनको और बेहतर किया जाए, उस संबंध में ये आर्टिकल है। इसके अलावा ये वाला एंटीबॉडी वाला आर्टिकल, इसे हम देखेंगे। वैश्विक महासागर समझौता कल भी आया था, थोड़ा-सा देख लेंगे। इसके अलावा धूल प्रदूषण के संबंधित जो आर्टिकल एक समझौता हुआ है, ट्राइलेटरल समझौता हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा जर्मनी की जो संवेदनशील प्रयोगों न्यूट्रिनो की जो द्रव्यमान है, उसको यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम बात करें, वर्ल्ड बैंक ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ है, उसको कहा है कि कितने परसेंट रहेगा? 6.3% यहाँ पे रहेगा। ये ऐसा किसने कहा है? वर्ल्ड बैंक ने कहा है। ठीक है? अब ऐसा क्यों कहा है, अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, तो वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ रिपोर्ट, तो इसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने ऐसा माना कि 2025-26 में भारत की जो जीडीपी इतनी रहेगी। और यह निर्णय अगर आप देखेंगे तो जो 2025 अप्रैल में उन्होंने उसके आधार पर लिया है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है, यह भी वर्ल्ड बैंक का मानना है। इसके अलावा यह अनुमान 2025 में 6.7 था, उससे 0.4% यहाँ पे कम किया गया है। कुछ बेस रेट वगैरह में जो कमी लाई है, उसकी वजह से यहाँ पे कम किया गया है। अब इसके क्या मायने हैं, ये थोड़ा-सा यहाँ पे देखना है, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत यहाँ पे चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे बन गया था। जो अमेरिका है, चाइना है, जापान के बाद यहाँ पे अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद यहाँ पे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की, और इसने अभी जापान को पीछे कर दिया था। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्या है, कई बार प्रीलिम्स में पूछता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर आप देखो, तो हिस्ट्री से देखते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड जो सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके दौरान यहाँ पर हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है।
वाशिंगटन डीसी में उसका मुख्यालय यूएस में है। उसके बाद अगर वर्तमान में सदस्य देखें तो वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं यहाँ पे, मेंबर्स यहाँ पे देखे जाते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? अगर हम उद्देश्य की बात करें, पर्पज़ क्या होता है? एक तो क्या पॉवर्टी जो गरीबी है उसको खत्म करना, इरेडिकेट करना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। दूसरा, जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको क्या है, फाइनेंशियल एड देना, फाइनेंशियल हेल्प देना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट करना। ये तो वर्ल्ड बैंक का मकसद होता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चर की, वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, तो वर्ल्ड बैंक में अगर आप देखें तो 5 मेनली ग्रुप आते हैं, 5 ग्रुप मिलकर वर्ल्ड बैंक का निर्माण करते हैं। उनमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आप जानते होंगे, आईबीआरडी। आईबीआरडी का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, मध्यम आय वाले जो देश हैं उनको ऋण प्रदान करता है, जो मिडिल इनकम वाले कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज हैं उनको क्या करता है, लोन देता है। कौन सा, आईबीआरडी। इसके अलावा दूसरा आता है आईडीए। आईडीए, आईडीए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यह क्या है, गरीब देशों को ऋण देता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना डिफरेंसेस, कौन किसे ऋण दे रहे हैं। तो गरीब देशों को रियायती ऋण देता है, इसके अलावा अनुदान भी देता है, ग्रांट्स भी देता है, क्या, जो पुअर कंट्रीज हैं उनको। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये किसको ऋण देता है, प्राइवेट सेक्टर को, निजी प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पे लोन देने का प्रयास करता है यहाँ पे। चौथा यहाँ पे है कौन सा, मीगा। मीगा, ये क्या करता है, विदेशी निवेश को राजनीतिक जोखिम से बचाता है। मतलब क्या कि जो जैसे मान चलिए कि भारत की या किसी और देश की कहीं इन्वेस्टमेंट है, अब वहाँ पे जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तो ये क्या करेगा, उस जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे सेव करने का प्रयास करेगा, मीगा। फिर पांचवा आता है यहाँ पे ICSID। अब मैं आपसे पूछूं कि इन पांचों में भारत किसका किसका सदस्य नहीं, तो क्या आप बता पाएंगे? अब देखिए, ये क्या कर, निवेश के जो विवाद हैं उनको यहाँ पे क्या करता है, समाधान करता है, विवाद समाधान, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है, किसका, निवेश का, इन्वेस्टमेंट का। अब भारत इसका सदस्य यहाँ पे नहीं है, भारत, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ ICSID, तो भारत इसका यहाँ पे पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इन सभी जो IBRD है, IDE है, IFC है, मीगा, ICSID, ये सारे मिलके क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक को यहाँ पे बनाते हैं, और इसमें भारत सभी का सदस्य है, ICSID इसका यहाँ पे सदस्य नहीं है। अब ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की, वर्ल्ड बैंक कैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ सकता है कि IDA किसको लोन देता है, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, निजी। अब ऐसा बोल सकते हैं जो आईडीए है वो प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है, या आईएफसी है गरीबों को लोन देता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो कौन किसे लोन दे रहा है यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। वर्किंग की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सभी सदस्य देश होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें पैसे देते हैं, योगदान देते हैं, कैपिटल देते हैं, है ना। इसके अलावा जो लोन होता है उसको किस तरह से डिस्प्यूट करना है, इसको लेके भी कमेटी बनाई जाती है ना। जैसे मान के चलिए कोई डेवलपिंग कंट्री है, उसको लोन प्राप्त करना है, तो वो क्या करेगी, अपना प्रपोजल भेजेगी, फिर वर्ल्ड बैंक उसका क्या करे, इकोनॉमी की जो वायबिलिटी है उसकी स्टडी करेगा कि सच में इनको लोन दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद क्या करता है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कि हाँ इनको लोन देना है या नहीं देना है। इसके अलावा ये अगर ये सिर्फ क्या फाइनेंस ही नहीं देता, बल्कि आप देखो जो टेक्निकल असिस्टेंस है, इसके अलावा अथॉरिटेरियन असिस्टेंस है, इसके अलावा जो पॉलिसी जो एडवाइस है, यह भी यहाँ पे प्रदान करता है, कौन, वर्ल्ड बैंक। अब अगर हम बात करें इसके कौन कौन से एरिया, वर्किंग एरिया होते हैं, एरिया, एरिया ऑफ वर्किंग, तो आप देखोगे जो इंफ्रा किसी देश में डेवलप करवाना हो, हेल्थ रिलेटेड जो काम उसके संबंध में लोन देना हो, एजुकेशन के लिए लोन देना हो, ठीक है, एग्रीकल्चर या इन सारी चीज़ों के लिए भी, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इनोवेशन या ई गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे काम करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके क्या है, क्रिटिसिज्म या आलोचनाएं भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, आलोचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप देखें इनमें किसका डोमिनेंस है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका डोमिनेंस है। आज तक कोई भी एशिया का कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे इसका हेड नहीं बना है, लगभग हमेशा अमेरिका या यूरोप के ही बनते हैं। और अमेरिका की जो इसमें हिस्सेदारी है लगभग 16% है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का डोमिनेंस इसमें बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी जिसकी शर्तें हैं बहुत कठोर हो जाती हैं, है ना। साथ ही एनवायरमेंट रिलेटेड जो इश्यूज है वह देखने को मिलते हैं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कम देखने को मिलती है। तो ये सारे चैलेंजेस यहाँ पे दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें भारत के, भारत और वर्ल्ड बैंक का, तो भारत अगर आप देखें शुरू से ही आईबीआरडी आईडीए का संस्थापक सदस्य रहा है, बाद बाकी को भारत ने बाद में ज्वाइन किया। विश्व बैंक ने भारत को ग्रीन एनर्जी है, पीएम आवास योजना है, एजुकेशन है, गंगा को जो सिक्योर करना, इन सब के लिए भी फाइनेंस भारत को किया है। 2022-23 में अगर आप देखें तो भारत 5 बिलियन से अधिक की यहाँ पे भारत को सहायता मिली है 2022-23 में। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली इस आर्टिकल के बारे में। अगर हम बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, उसके रिपोर्ट्स के बारे में आप देखें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। कौन कौन सी रिपोर्ट यहाँ पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पब्लिश करता है, जो हर एक वर्ष में इसको बताता है। इसके अलावा ईओडी भी पब्लिश करता था, लेकिन इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पे बंद कर दिया है। तो इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस यहाँ पे जारी करता है वर्ल्ड बैंक, वैश्विक आर्थिक क्षेत्र
रिपोर्ट है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक एटलस है ना? ये जारी करता है। डूइंग बिज़नेस सब नेशनल रिपोर्ट है, ये जारी करता है। तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट यहाँ वर्ल्ड बैंक यहाँ पे जारी करता है, जिसको हमने यहाँ पर देख लिया। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करें किसके बारे में? उभरता हुआ महाद्वीप या इमर्जिंग कॉन्टिनेंट से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल है। अब ऐसा क्यों मानना है? अगर आप देखोगे रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, अब अमेरिका का नेतृत्व यहाँ पे चल रहा था, पूरा यूरोप कहीं न कहीं अमेरिका के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से रशिया ने ना तो अपना कोई आक्रमण की जो पॉलिसी है उसको कम किया, ना तो कहीं इसके दबाव में आया रशिया, तो कहीं न कहीं जो यूरोप है उसकी आँखें यहाँ पे खुल गई और यूरोप क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजिकली ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है, जो कहीं न कहीं अमेरिका पे जाकर डिपेंड हो गया था। की पॉइंट्स उसके यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं? अभी अगर आप देखें जिस तरह से यूरोप इमर्ज होके आ रहा है, तो अलग-अलग जो कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे पावरफुल हो रही हैं। जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, साइप्रस है ना? ये सारी कंट्रीज़ भी कहीं न कहीं अपना जो इम्पोर्टेंस है उसको निकाल के सामने आ रही हैं। भारत को यहाँ पे क्या मौका है कि भारत के कहीं न कहीं अगर आप देखें जो ट्रेड रिलेटेड थोड़े बहुत डिस्प्यूट अमेरिका के साथ है, तो यूरोप के साथ अच्छे संबंध बनाने का यहाँ पे भारत भी प्रयास यहाँ पे कर रहा है। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यात्राएँ की। G7 कंट्रीज़ ने जब भारत को इनवाइट किया तो भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए। और यूरोप की रणनीतिक पुनर्संरचना यहाँ पे हो रही है, जो स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग वहाँ पे हो रही है। और सही इसलिए हो रहा है कि ट्रम्प काल पे अमेरिका पे जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो कहीं न कहीं घट गया है, नाटो को लेके हो, चाहे किसी और चीज़ को लेके हो, तो यूरोप का यहाँ पे भरोसा यहाँ पे घटा है। इस संबंध में आप देखेंगे जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी सलाह दी थी कि जो फ्रांस के न्यूक्लियर बम हैं, उनको स्ट्रैटेजिक लोकेशन में अलग-अलग यूरोपियन कंट्री में एस्टैब्लिश किया जाए। जबकि ऐसा पहले नहीं होता था, जब नाटो का जो डोमिनेंस होता था, तो नाटो या अमेरिका जो बात करता था, वही बात इम्पोर्टेंट होती थी। लेकिन अभी क्या है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। भारत इसमें क्या बेनिफिट उठा रहा है? तो एक तो पहले देखिए आप, भारत 2 तरह से एफटीए यहाँ पे प्रयास कर रहा है। एक तो यूरोप के साथ एफटीए का प्रयास यहाँ पे कर रहा है, दूसरा यूके के साथ एफटीए का प्रयास कर रहा है। तो अगर हमारा व्यापारिक समझौता हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा ट्रेड रिलेशन है, वो बेहतर हो जाएगा और ट्रेड अच्छा हो जाता है, तो ऑटोमैटिक सारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा इंडिया जो मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत यहाँ पे बना रहा है, इसमें भारत प्रयास कर रहा है कि रोड, रेलवे और वाटरवे के थ्रू कनेक्ट किया जाए किसको? यूरोप को कनेक्ट किया जाए और जो स्वेज कैनाल पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। इसके अलावा जो ये सारी चीज़ यहाँ पे भारत यहाँ पे प्रयास कर रहा है। तो ये सारा हमने यहाँ पे थोड़ा-सा देखा। अगला आर्टिकल बात करेगा बिग टीएचएसटीआई द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेप्यूटिक्स संगोष्ठी के बारे में। अब यहाँ पे क्या आर्टिकल बात कर रहा है कि देखिए टीएचएसटीआई ये क्या है? ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर एक तरह की समिट बुलाया और उसमें उसका पर्पज ये था कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसका डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। और यह डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक की बायो ई3 पॉलिसी के अंतर्गत आयोजित किया गया था। अब ये है क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और क्यों बढ़ावा देने की बात कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कुछ भी देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंटीबॉडी क्या होती है। अब देखिए एंटीबॉडी एंटीजन के बारे 2 चीज़ें होती हैं आपके शरीर में, आपको पता होगा क्या-क्या? अगर हम बात करें, एक तो होते हैं एंटीजन, एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी। अगर हम बात करें एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी को आप इस तरह से देखो कि जो एंटीजन है, ये शत्रु देश के सिपाही हैं, शत्रु देश की ये सिपाही हैं, शत्रु के सिपाही हैं। और एंटीबॉडी क्या है? हमारे सिपाही हैं, हमारे सोल्जर्स हैं। और हमारे सोल्जर से तो किसकी रक्षा करेंगे? हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन जो फॉरेनर जो सोल्जर होते हैं वो क्या करेंगे? हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो एंटीजन का मतलब होता है जब भी कोई बाहरी पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जब कोई बाहरी एलिमेंट हमारे शरीर के अंदर आता है, तो इम्यून क्या करता है, जैसे कोई एंटीजन है तो इम्यून यहाँ पे रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। और वहीं पे अगर आप देखें जैसे कोई चीज़ एंटीजन और शरीर में आई तो शरीर द्वारा जो क्या होता है, बॉडी हमारी क्या करती है, प्रोटीन बनाने लगती है, उसको उसको आइडेंटिफाई करने लगती है, उसको समाप्त करने के लिए एंटीबॉडी यहाँ पे जनरेट करने लगती है। अब ये तो बात हो गई कि एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे शरीर को रक्षा के लिए एलिमेंट्स का निर्माण करती है। शरीर के बी लिम्फोसाइट के द्वारा इनका बेसिकली निर्माण होता है। और वहीं अगर आप देखें जो शरीर से बाहर से तत्व आते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, परजीवी है, पैरासाइट्स हैं, इनसे रक्षा करने में भी एंटीबॉडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो जनरली जो एंटीबॉडी का निर्माण हमारी बॉडी के अंदर ही होता है और हमारे सैनिक जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आप कोविड टाइम में आपने क्या देखा कि कोविड टाइम का जो कोरोना वायरस की स्पाइक है प्रोटीन, बैक्टीरिया शरीर पे पहुँच रहा था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे हमने वैक्सीनेशन लिया तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गई और बाद में हमने देखा कि कहीं न कहीं हमारी जो रेजिस्टेंस क्षमता है कोविड के प्रति बढ़ गई। ये तो बात हो गई। ये तो शरीर के अंदर जो हमारी एंटीबॉडी बनती है उनके बारे में। यहाँ पे आर्टिकल क्या बात कर रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कौन-सी क्लोनल? मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जनरली जो एंटीबॉडी बनती हैं, शरीर में उत्पादित होती हैं, है ना? प्रोटीन होते हैं। लेकिन अगर आप देखें कुछ ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, आर्टिफ़िशियली बनाए जाते हैं। आर्टिफ़िशियली बनाए जाते हैं।
ठीक है ना? इन्हें आर्टिफ़िशियली बनाए जाने की वजह से इन्हें आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये एक प्रकार के एंटीजन को आइडेंटिफ़ाई करती हैं और उन्हें क्या करती हैं, निष्क्रिय करने में सक्षम होती हैं। अब ये कैसे बनती हैं? अगर हम देखिए कोई वायरस या बैक्टीरिया हम पकड़ेंगे, उससे एंटीजन प्राप्त करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसके आधार पर हम एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, फिर उसे प्रैक्टिस करते हैं किसी जानवर में, चूहे में, है ना? फिर बाद में उसे क्या करते हैं, हम किसी ह्यूमन में इंसर्ट करते हैं। तो इसको लेके यहाँ पे बात हो रही है, समिट में बात ये हो रही है कि हमें एमएबी पे फ़ोकस करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसे बैक्टीरिया रिलेटेड, पैरासाइट रिलेटेड जो नए रोग उत्पन्न होते हैं, तो इनसे क्या किया जा सके, हमारे शरीर में पहले ही उपचार का व्यवस्था हो सके। साथ ही कैंसर जो चिकित्सा है, जैसे हेरेस्टिन, रिटोमिस्किन जैसी जो मैब है, वो भी कहीं न कहीं जो ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, इसको चैलेंज कर रही है और इसको ठीक करने का प्रयास यहाँ पे कर रही है। ये भी एक तरह की मैब है। जैसे आपने एक मैब के बारे में नाम सुना होगा, रिटुक्सीमैब। अब ये रिटुक्सीमैब क्या है? जो कैंसर, जो हमारी सेल्स है, जो जो कैंसर है, उसको लेके यहाँ पे एक आर्टिफ़िशियल एक तरह का एक एंटीबॉडी है, जो कैंसर से हमारी रक्षा करने की दिशा में प्रयास करती है। इसके अलावा कैसरीवीमैब है। ये वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसके संबंध में कार्य करती है। लूपस है, जो ऑटो इम्यून जो रोग और डिसीज़ेज़ होते हैं, उनको यहाँ पे प्रयास करती है। एडवांटेज भी इसके अगर होते हैं तो क्या, कि आइडेंटिफ़ाई कर सकता है किसी रोग को आसानी से, उसको टारगेट करके उसका साइड इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकता है। तो ये बेसिकली बहुत सारा पर्पज़ है। हालाँकि चैलेंज है कि बहुत महँगा है ये सारा प्रोसेस, इसका डेवलपमेंट बहुत आसान नहीं है। यहाँ यहाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगला आर्टिकल बात करेगा यहाँ पे वैश्विक जो समुद्र सम्मेलन हो रहा है उसके संबंध में, ये तो हमने देख लिया। तो अगला आर्टिकल बात करेगा जो हमारा क्या हो रहा है, अभी आपने क्या देखा कि जो फ्रांस के नीस, उसमें क्या हुआ कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन यूएनओसी 3 यहाँ पे आयोजित किया गया। यूएनओसी 3 आयोजित किया गया। भारत में समुद्री जो सस्टेनेबिलिटी, उसको यहाँ पे बात की गई यहाँ पे। तो यहाँ पे बात की गई कि जो गहरे समुद्र को लेकर भारत के जो प्रयास है, भारत ने बताया कि जो भारत ने समुद्रयान मिशन चलाया है, जिसमें भारत का पर्पज है कि जो पनडुब्बी है 2026 तक 6000 मीटर की गहराई तक जाएं, और ऐसा यहाँ पे भारत का पर्पज है। इसके अलावा साहब ओपन पोर्टल भी भारत ने बनाया है, जो समुद्री डाटा को शेयर करने के लिए। प्लास्टिक के लिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बैन किया। सेफ ओशियन, सिक्योर ओशियन के लिए भारत ने यहाँ पे पहल की, और लगभग 50,000 टन प्लास्टिक भारत ने यहाँ पे हटाया है। इसके अलावा मरीन जो लिटर पॉलिसी है, ब्लू इकोनॉमी को लेकर भारत ने सागरमाला परियोजना चलाई है, पीएम मत्स्य संपदा योजना चलाई है, जिससे क्या है, मछुआरों की हेल्प मिल सके और ओशन भी सिक्योर रहे, मछुआरों की भी हेल्प हो सके। क्लाइमेट रेजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको लेके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन को लेके, चाहे कोस्टल इकोनॉमी जोन को लेके भारत ने पॉलिसी बनाई, जिससे क्या किया जा सके, समुद्र को संरक्षण यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। मैंग्रोव्स के लिए भारत ने, अगर आप देखेंगे, पॉलिसीज़ अपनाई है। इस तरह से भारत ने यहाँ पे बताया कि भारत कौन-कौन सी पॉलिसी अपना रहा है, क्या-क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहाँ-कहाँ चीज़ें खर्च कर रहा है, जिससे जो ओशियन मैरीटाइम है, उसको सिक्योर किया जा सके। उसके बारे में यहाँ पे आज डाटा था, कल भी आर्टिकल आता है, अभी कई दिनों तक ये आएगा। इसको हम देखते रहेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगी। अगला आर्टिकल बात कर रहे हैं कि एनसीआर धूल प्रदूषण को लेके 3 संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है। ये कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इससे एक सीएक्यूएम है, दूसरा सीएसआईआर है, सीआरआरआई है। अब इनके बीच जो एसपी दिल्ली के बीच एक समझौता हुआ, जहाँ पे बात की गई कि जो वैज्ञानिक तरीके से एक तो सड़क बनाई जाएगी, सड़क को ग्रीन जो अगर रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, ग्रीन रिडेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे क्या किया जा सके, जो जो समस्याएँ हैं दिल्ली प्रदूषण की, उसको यहाँ पे कम किया जा सके। और फर्स्ट स्टेज में दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गाँव, सोनीपत, इन सारे क्षेत्र को कवर करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। फुटपाथ में अगर आप देखें तो जिससे पेड़-पौधे लगाएँ, जैसे पीएम10 है, उसके उत्सर्जन, उसको कम ही किया जा सके, एमिशन कम किया जा सके, ये सारा प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। अगला आर्टिकल बात करेगा यहाँ पर किसके बारे में? कैटरीन प्रयोग द्वारा न्यूट्रिनो द्रव्यमान की नई सीमा पर जो पॉलिसी आई, उसके संबंध में अब देखते हैं क्या है। अब देखिए, जर्मनी में कैटरीन ने न्यूट्रिनो जो द्रव्यमान है, उसको अब तक की सबसे सटीक, सबसे क्लियर जो माप करने वाली वैज्ञानिकों ने दी। अब ये है क्या बेसिकली, अगर अभी अब ये देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूट्रिनो के संबंध में यहाँ पे एक रिसर्च है। न्यूट्रिनो के 3 प्रकार संयुक्त द्रव्यमान की ऊपरी सीमा 0.8 ईवी है। अब पहले ऐसा माना जा रहा था कि 2.8 गुना ज़्यादा चैलेंज यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके बारे में यानी इसने अभी सटीक जानकारी दी है, और कहा कि जो प्रयोग की प्रक्रिया है, जिसमें ट्राइटियम बीटा का जो इरेडिकेशन होता है, जहाँ ट्राइटियम, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी न्यूट्रिनो बनते हैं, उसको यहाँ पे ऊर्जा माप कर उसने यहाँ पे जानकारी दी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है, और प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इतना ही देखेंगे। आगे हम बात करेंगे। आगे तो हमने यहाँ पे देख लिया, सारे आर्टिकल सारे हो गए हैं। ठीक है, तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।